हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना है कि फिजिक्स एक कठिन विषय है, परंतु हम कहते हैं कि फिजिक्स एक सरल विषय है, बशर्ते आप इसका अच्छे से अध्ययन करें, समझ कर पढ़ें और प्रतिदिन अभ्यास करें तो ज़रूर ही आपको फिजिक्स अच्छी लगेगी और इसमें आपका इंटरेस्ट भी जगेगा। फिजिक्स का जो 12th की फिजिक्स है, इस वजह से हम इसका जो सिलेबस है कोशिश करेंगे कि नवंबर दिसंबर तक समाप्त हो जाए, ताकि आप लोग बचे हुए 1-2 महीनों में ये पूरे कोर्स का अच्छे से रिवीजन कर सकें। बीच बीच में टेस्ट भी होंगे जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों का को स्थान दिया जाएगा, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो फिजिक्स का जो 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की। इसका जो पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में जो पहला पॉइंट है वो है घर्षण वैद्युत। घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, और वैद्युत का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु में किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है तब उसे वैद्युत कहा जाता है। तो घर्षण वैद्युत की यदि हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें और उनसे किसी हल्की वस्तुओं को, किसी एक वस्तु में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण समावेशित हो जाए तो घर्षण वैद्युत कह सकते हैं, तो उसे घर्षण वैद्युत या कहते हैं। इसी क्रम में लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक महान दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर, एक अंबर पदार्थ होता है, अंबर के एक टुकड़े को थोड़ा बड़ा ऊनी वस्त्र से, ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ घर्षण किया गया, तब अंबर में एक गुण आ गया कि वह अपने से छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, और इस गुण को नाम दिया विद्युतमय होना। इसी को हम कहते हैं आवेशी। यानी कि अंबर विद्युतमय हो गया और इसी चीज़ को हम कहते हैं आवेशित होना। इसी प्रक्रिया को जब और वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया तो और कुछ प्रयोग किए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह गुण सिर्फ ऐसा गुण अंबर के पास ही था। यदि हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो यदि हम अपने बालों पर कंघे को, सूखे बालों पर कंघे को रगड़ें, तब क्या होता है कि कंघे में भी एक ऐसा गुण आ जाता है जिसकी वजह से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी प्रक्रिया को और बहुत सारे प्रयोग किए वैज्ञानिकों ने और देखा कि एक ऊनी वस्त्र लिया, और उसको कांच की छड़ से रगड़ा, ऊनी वस्त्र को कांच की छड़ पर रगड़ा, तो कांच की छड़ में यह गुण आ गया कि वो हल्के हल्के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसी प्रकार और आगे बढ़ाया तो एक एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़, और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो सेम कांच की तरह एबोनाइट में भी यह गुण आ गया कि वह हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। फिर इसको और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और एक और कांच की छड़ ली, सेम पहली वाली कांच की छड़ की तरह, उसको भी ऊनी वस्त्र
वस्त्र के साथ रगड़ा गया। यही प्रक्रिया एबोनाइट के साथ भी हुई। एक और एबोनाइट की छड़ ली गई, एबोनाइट छड़, इसको भी फिर से बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। फिर जब जो दो छड़ें थी कांच की और दोनों ऊनी वस्त्र से रगड़ी हुई थी, जब इन दोनों को पास में रख के देखा वैज्ञानिकों ने, तो देखा गया कि ये दोनों छड़ें आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब इनके बीच में लगने वाला जो बल था वो प्रतिकर्षण था। और इसी तरह से जब इनके साथ किया गया एबोनाइट की छड़ के साथ, कि दोनों एबोनाइट की छड़ें जो बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई थी, और फिर इन दोनों छड़ों को पास में रखा गया, तो सेम कांच की छड़ की तरह इन दोनों ने भी ऐसा ही व्यवहार किया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहती थी। मतलब इनके मध्य भी लगने वाला जो बल था वो प्रतिकर्षण बल था। ये दोनों बल एक ही प्रकार के थे। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसी चीज को और आगे बढ़ाया। क्या किया कि दो छड़ें ली, एक छड़ ली जो कांच की थी और दूसरी छड़ ली जो एबोनाइट की थी। एबोनाइट की छड़, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर एबोनाइट की छड़ भी आवेशित हो रही थी और कांच की छड़ भी आवेशित हो रही थी। तो जैसा कि अब हमें पता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। लेकिन चूंकि शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास ये जानकारियाँ नहीं थी कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो उन्हें ये चीज़ ज्ञात नहीं थी। तो उन्होंने जब आगे प्रयोग करा तो देखा कि जब ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ी हुई कांच की छड़ तथा एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल के साथ रगड़ी हुई थी, उन दोनों छड़ों को जब पास में रखा गया तो उन दोनों छड़ों ने जो व्यवहार किया वो इन दोनों छड़ों की भांति अलग प्रकार का था, एकदम विपरीत भांति था। कि इन दोनों छड़ों का जो व्यवहार था वो आपस में चिपकने वाला था। मतलब दोनों की दोनों छड़ें आपस में चिपकना चाहती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांच की छड़ ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ी गई है और जो एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल के साथ रगड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल था वो प्रतिकर्षण नहीं था, वो बल था आकर्षण। मतलब वहां पे प्रतिकर्षण लग रहा था और यहाँ पे आकर्षण लग रहा था। तो वैज्ञानिकों को एक बात समझ में आई कि कांच की छड़ का आवेशित होना और एबोनाइट की छड़ का आवेशित होना दोनों ही अलग प्रकार का था। कहने का तात्पर्य ये है कि एक छड़ जो ऊनी की वस्त्र के साथ रगड़ी गई थी, वो जो कांच की छड़ आवेशित हुई उसका आवेशित होना, और जो बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ रगड़ी गई थी उसका आवेशित होना दोनों अलग प्रकार का था। तब यहाँ से वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब इसी चीज़ को हम एक और आगे हेडिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो आइए हम समझते हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। देखिए, एक जनरल तौर पर हम कुछ भी अगर किसी वस्तु के बारे में जानना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हमें पता लगाना है कि ये मार्कर कैसे बना, किन किन वस्तुओं से मिलकर बना, तो हम क्या करते हैं, इस मार्कर को तोड़ देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने भी किया कि जब उनको पदार्थ के बारे में पता लगाना था कि पदार्थ कैसे बना, तो उन्होंने भी पदार्थ को तोड़ा। तो पदार्थ को जो तोड़ा तो उनको मिले कण, छोटे छोटे कण मिले। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया,
कणों को तोड़ा गया तो प्राप्त हुए अणु, अणुओं को फिर तोड़ा गया तो प्राप्त होते हैं परमाणु। इसी परमाणु के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हीलियम का ले लेते हैं। हीलियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इस परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हीलियम की एक परमाणु संरचना बनाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मध्य में होता है नाभिक, और इसके बाहर एक और कक्षा होती है जहाँ पे उपस्थित होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ से पता चला कि जो परमाणु होता है उसके अंदर उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, जो कि गति करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है, अगला होता है प्रोटॉन जिसको पी से प्रदर्शित करते हैं, अगला होता है न्यूट्रॉन जिसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक चीज तब तक पता चल चुकी थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कण होता है हमारा वो ऋणावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन कण होता है वो ऋणावेशित होता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, वो शून्य की अवस्था में होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक उसी प्रकार जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम जो है यहाँ पे ये आवेश का मात्रक है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से और विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से इतनी बात पता चली कि जो परमाणु होता है उसमें 3 कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में गति करता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, तथा इलेक्ट्रॉन के इतना आवेश होता है और प्रोटॉन के इतना। अब इसी को हम इस आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को अपने घर्षण वैद्युत हेडिंग पर उपयोग करते हैं और घर्षण वैद्युत को हम आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ली, और इसको रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा, इस एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया। तब जब इस एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉन जो थे वो निकल करके यहाँ पे आ गए। इलेक्ट्रॉनों का एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पे आ गए। अब जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। अब चूंकि कोई भी वस्तु होती है वो उदासीन होती है,
अगर उस पर कोई प्रयोग नहीं चल रहा है, एक सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है या वस्तु होती है वो उदासीन होती है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। परमाणु क्रमांक 2 का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या 2 है तथा प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है। अब चूंकि हमें पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो आप देखें किसी भी मैथमेटिक्स की सिंपल इक्वेशन जैसा है ये कि यदि कोई प्लस का 2 है और माइनस का 2 है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि इनको जोड़ें तो माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इस वजह से इस कारणवश कोई भी वस्तु होती है तो आप सामान्य अवस्था में वह उदासीन होती है। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, एर्गोनाइट की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में गए, तो जब इलेक्ट्रॉन ऋणा बेस है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, एर्गोनाइट की छड़ से, और वो निकल करके रेशम के कपड़े में जा रहे हैं। मतलब अब रेशम के कपड़े में पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि माइनस चार्ज की बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण जो कपड़ा होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा और जो हमारे पास एर्गोनाइट की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसका मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया, जिस कारण बस एर्गोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो धनावेशित हो जाता है पदार्थ, धनावेशित। और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो ऋणावेशित हो जाता है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों की कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तब वह धनावेशित हो जाएगा, और जिस पदार्थ में वो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। तो आप इसके आगे का जो टॉपिक है आवेशों का गुण वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।